कोई इस वक्त अगर अनंत को इन बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच इस तरह सोते हुए देखता तो सोचता कि शायद कोई राहगीर है जो राह भटक कर इस जंगल में फंस गया है और बेहोश हो गया है। पर सच्चाई तो ये थी कि यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था। अनंत की नींद खुली, वो जाग उठा और उसने देखा कि जंगल का नजारा बदल चुका है। वो किसी पहाड़ के ऊपर था। उसके सामने शेष आराम से जमीन पर बैठा आसपास के नजारे का लुत्फ उठा रहा था। अनंत ने आंखों को मसलते हुए उससे पूछा, हम समुद्र किनारे उस जंगल को छोड़कर इस पहाड़ पर कैसे आ गए? और ये कौन सा पहाड़ है? शेष ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय बंदूक की गोली की तरह अनंत के सिर पर एक और सवाल दाग दिया। हम कल्कि को ढूंढ रहे थे ना। क्या हमारी इतनी औकात है कि हम कल्कि तक पहुंच सकते हैं? कल्कि को उसका युद्ध गुरु ही ढूंढ सकता है और इसीलिए हम उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। और कौन है कल्कि का युद्ध गुरु? वही जिसने सबसे पहले तुम्हें कल्कि से परिचित करवाया था, परशुराम। हाँ। परशुराम का नाम सुनते ही अनंत तो मानो जैसे झूम उठा। उसने तुरंत कहा, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है। सोचकर देखो, ये ऋषि भी थे और योद्धा भी थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था। जहां तक मेरी जानकारी है, इन्हें वेद पुराण का भी ज्ञान था और उन्हें शस्त्र चलाना भी बहुत अच्छी तरह से आता था, है ना? अनंत की उत्सुकता देखकर शेष ने हंसते हुए कहा, थोड़ा आराम से। तुम्हारा पूरा नाम अनंत सिंह राठौर है। तुम भी एक क्षत्रिय हो और परशुराम को क्षत्रियों से नफरत है। कहीं कल्कि को ढूंढते ढूंढते तुम स्वर्गलोक ना निकल जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी है। शेष की इस बात से अनंत को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार डाला था। अनंत ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, चलो ठीक है, बताओ अब आगे क्या करना है? सपना देखना है तुम्हें। कलयुग के जिस पड़ाव पर तुम हो, वहां सतयुग, द्वापर और त्रेता से जुड़ी सच्चाई खुली आंखों से नजर नहीं आ सकती। शेष के इतना कहते ही अनंत मानो एक बार फिर नींद में चला गया। अनंत ने अपने सपने में जाते ही देखा एक 12 फुट से भी ऊंचा, लंबी कदकाठी का योद्धा, जो अपने एक कंधे पर धनुष बाण और दूसरे में फरसा घुमाते हुए महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई की ओर चलता जा रहा है। और उसकी नजर चलते हुए शेष और अनंत पर पड़ गई। वो पलटकर उनके पास आए। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ कहते नहीं हैं, बस अपनी आंखों से सवाल पूछते हैं, और उनकी आंखें इतनी ज्यादा सख्त होती हैं कि सामने देखने वाला डर से कांप उठता है। वैसा ही कुछ अनंत के साथ भी हुआ। परशुराम ने शेष को देखकर अपनी आंखें चौड़ी नहीं की, पर अनंत को देखकर उनकी नजरों में सवाल साफ नजर आ रहा था। ये अनंत है जो हमेशा कलयुग के अंत की गाथा को समझते हुए सबसे सवाल पूछता रहता है। इसलिए मेरे इस सफर में ये मेरा हमराही है। परशुराम ने कुछ नहीं कहा। शेष जानता था कि कल्कि के आने का समय आ चुका है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप कल्कि के गुरु हैं और अब तो वक्त आ गया है कि आप कल्कि को अपने पास बुला लें। हाँ, कलयुग अपने अंतिम चरण पर है और कल्कि का बचपन पूर्ण हुआ। वह इस संसार को समझने के लिए अपने घर से निकल गए हैं और उनकी भेंट मुझसे शीघ्र होगी। अनंत जो इस समय शेष और परशुराम की बातें सुन रहा था, वो ये समझ गया कि ये एक लंबा टाइम ट्रैवल है और वो 2023 की अपनी दुनिया छोड़कर शायद 3 या 3.5 लाख साल आगे भविष्य की एक अनोखी दुनिया में आ चुका है। वो आसपास नजर घुमाकर देखने लगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर का ये माहौल बिल्कुल वैसा ही था। बस यहाँ एक अनोखी शांति छाई हुई थी। अनंत ने शेष की तरफ देखकर बुदबुदाते हुए पूछा, इतने सालों बाद भविष्य की ये दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही नजर आ रही है। मुझे तो लगता था कि इतने आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को पता नहीं कहां से कहां ले जाएगी। शेष ने घूरते हुए धीरे से अनंत के कानों में कहा, तुम खड़े तो भविष्य की इस अनोखी दुनिया में हो, पर आम लोगों की दुनिया से इस जगह का डायमेंशन अलग है। ये एक अलग आयाम है जहां आना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ इतनी शांति है और ये जगह वैसी ही दिखती है जैसा परशुराम चाहते हैं। परशुराम अब अनंत को लेकर निश्चिंत थे।
उन्होंने अपना फरसा उत्तर दिशा की ओर दिखाते हुए उन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। दरअसल इस समय परशुराम, अनंत और शेष महेंद्रगिरी पर्वत यानी ओडिशा में मौजूद थे। परशुराम वहां से उत्तर दिशा की ओर अर्थात हिमालय की ओर जाने का इशारा कर रहे थे। अनंत से रहा ना गया, उसने एक बार धीरे से शेष के कानों में जाकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में अर्थ को अनर्थ में बदलते तुम ही तो देखना चाहते थे ना, तो अब चलो। शेष ने लगभग अनंत की भाषा में ही उसे समझाने का प्रयास किया और वो सभी इस डायमेंशन से निकलकर टेक्नोलॉजी की अनोखी दुनिया में पहुंच गए, जहां धरती का नजारा बदल चुका था। जाहिर सी बात है, 3-3.5 लाख साल बाद या लगभग 4 लाख साल बाद दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। आगे हम उसी अनोखी दुनिया का सफर तय करेंगे। कौन थे कल्कि के युद्ध गुरु? हिमालय की वो अनोखी दुनिया कौन सी थी? किस अनोखे डायमेंशन की यात्रा करने वाले थे अनंत और शेष? सुभाष चंद्र बोस का इन सब से क्या कनेक्शन था? कैसे मिला अनंत कल्कि से? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अनंत अपने सामने मानो एक अलग ही दुनिया देख रहा था। अनंत ने देखा टेक्नोलॉजी के मामले में ये दुनिया काफी बदल चुकी है। हर जगह हाई स्पीड टेक्निकल मोटर व्हीकल हवा की रफ्तार से दौड़ रहे थे, बल्कि बहुत सारी कार तो हवा में एरोप्लेन की तरह उड़ भी रही थीं। ऑक्सीजन हवा में ना के बराबर थी, इसलिए हर किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीना सीख लिया था। हर दूसरे कदम पर बड़ी बड़ी ग्लास की स्क्रीन लगी हुई थी, जो लोगों को स्कैन करती हुई उनका डेटा रिकॉर्ड के साथ सामने दिखा रही थी। अनंत ने देखा परशुराम, शेष और खुद उसका तीनों के डेटा स्क्रीन पर ग्लिच शो कर रहा था। मतलब एक तरह से स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा था। तीनों की आइडेंटिटी ये हाईटेक टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाई। शेष ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का इशारा किया और इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का एक छोटा सा नजारा अनंत को दिखाते ही परशुराम ने अपना परशु धीरे से जमीन पर रख दिया। ऐसा करने पर एक चिंगारी निकली और देखते ही देखते वे तीनों वहां से गायब हो गए और हिमालय की एक बर्फीली जमीन के ऊपर आकर खड़े हो गए। अनंत ने चारों ओर देखा और हैरान होते हुए कहा, हाँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? शेष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अनंत के कानों में एक बार फिर कहा, तुम सपने में हकीकत देख रहे हो। परशुराम अपने परसू के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। परशुराम का कद 12 फीट ऊंचा था। उन्हें देखने के लिए अनंत को अपनी नजरें ऊंची करनी पड़ती थीं। वैसे अनंत भी बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छी कदकाठी का था। उसकी हाइट 5.5 फीट की थी, जो उस समय के लोगों की तुलना में बहुत अच्छी थी। परशुराम ने देखा हिमालय की एक बर्फीली गुफा से 16 साल का एक तेजस्वी युवक बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में मानो पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसके चेहरे का तेज मानो चीख चीख कर कह रहा था कि ये वही है जिसकी सबको प्रतीक्षा है। वो अपनी कमर पर लटकी तलवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वो दुनिया समझने के लिए अपना घर छोड़कर किसी गुरु की तलाश में निकला था और उसके गुरु ठीक उसके सामने खड़े थे। उसकी दृष्टि परशुराम से टकराई तो वो अपने आप रुक गया। कल्कि। शेष के मुंह से इतना सुनते ही अनंत समझ गया कि उसका अंदाजा सही है, यही कल्कि है। इसकी कदकाठी, इसका चेहरा, इसके कपड़े और इसके हथियार देखकर तो ये पौराणिक युग के लगते हैं। आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में ऐसा हुलिया कैसे? तुम एक बार फिर से इसे आम लोगों की दुनिया समझने की भूल कर रहे हो। हम हिमालय की जिस डायमेंशन में खड़े हैं ना, ये इसी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इस दुनिया से अलग है। हम संभाला में खड़े हैं, जो एक ऐसी नगरी है जहां आम लोगों का आना वर्जित है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी संभाला नगरी में कल्कि का जन्म हुआ था। कल्कि और परशुराम एक दूसरे में मग्न थे। वहीं शेष और अनंत आपस में बातें कर रहे थे। शेष की बातें सुनकर अनंत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूं, मैं सपना देख रहा हूं। संभाला जैसी कोई नगरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। शेष ने अनंत के इस सवाल का उत्तर देने के बजाय उससे एक सवाल पूछा। तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है।
वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, तुमने उनकी गुमनामी बाबा वाली कहानी सुनी है? हाँ, सुनी तो है। लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर कई सालों तक लोगों से छिपकर जिंदा रहे। लोग नहीं कहते, विष्णु सहाय रिपोर्ट और मुखर्जी आयोग ने भी माना था। वाह, तुम तो सब जानते हो। पर हम सुभाष चंद्र बोस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुमनामी बाबा ने दावा किया था कि वो संभाल देख चुके हैं। अनंत के पास अब कोई जवाब नहीं था। गुमनामी बाबा की इस स्टोरी को अगर सच माने तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद दावा किया है कि वो संभाला नगरी देख चुके हैं और अनंत इस समय इस दुनिया से छिपी एक अनोखी संभाला नगरी की सैर कर रहा था। अनंत के कानों में परशुराम की शेर सी दहाड़ती आवाज गूंजी। परशुराम ने कल्की को देखकर कहा, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुआ, महर्षि जमदग्नि और रेणुका का पुत्र, वेद वेदांग जानने वाला, धनुर्विद्या में विशारद परशुराम हूं। मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुका हूं। मैं तुम्हारा युद्ध गुरु हूं। मैं तुम्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दूंगा। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें मेरे साथ वहीं चलना है। कल्की का चेहरा गौर से देख रहे अनंत के मन में संदेह था। क्या कल्की परशुराम के साथ ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर चले जाएंगे? क्या वहीं पर शेष सभी चिरंजीवी उन्हें मिलेंगे? या फिर वो सभी कल्की को ढूंढते हुए संभाला आएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये स्पेशल शो सिर्फ कुकू एफएम पर। श्री कृष्ण के बाद दूसरा 64 कलाओं से युक्त वो दूसरा योद्धा कौन था? कल्की की मुलाकात कैसे हुई दो अन्य चिरंजीवियों से? अश्वत्थामा ने कल्की के साथ क्या किया? और कौन थी पद्मा? क्या संबंध था उनका कल्की से? जानने के लिए सुनते रहिए शो का अगला एपिसोड।